दोस्तों राजू सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर वो घुसता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 लोग पुरुष हैं और एक महिला है। लेकिन राजू महिला को देखकर एकदम से सहम सा जाता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। लेकिन फिर इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है और अपना इंटरव्यू देता है। दोस्तों उस दिन राजू का इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा गया था। राजू बहुत सारे सवालों का सही सही जवाब दिया था। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू हॉल से वो बाहर की तरफ आता है तभी जो महिला उसका इंटरव्यू ले रही थी, दोस्तों वो महिला दौड़ते हुए राजू के पास आती है और राजू से कहती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है क्या, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तब राजू उससे कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप बोलो क्या बात है। तब वो महिला राजू के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों आखिर वो महिला कौन थी और वो महिला राजू के सामने रो क्यों रही थी, और दोस्तों वो राजू से बात क्यों करना चाहती थी, आखिर क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आप लोग को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों आज की ये कहानी गाजियाबाद की है और गाजियाबाद के अंदर राजू और संध्या ये दोनों पति और पत्नी एक साथ रहते थे। दोस्तों राजू के माता पिता भी इन दोनों के साथ में वहीं पर रहते थे। राजू के पिताजी एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और उनको अच्छा खासा पेंशन मिलता था। दोस्तों राजू जो था उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और जो संध्या थी उसकी पत्नी वो भी नई नई अपनी ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी। और दोस्तों उसको आए हुए 10-15 दिन ही हुए थे। लेकिन दोस्तों 10-15 दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन संध्या अपने घर परिवार को संभाल नहीं पाती है। संध्या को सिर्फ इस बात का घमंड था कि उसके माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है और वो वहां पर नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं आई है। दोस्तों संध्या सोचती थी कि वो दिन रात वहां पर अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने बहुत सारा दहेज दिया है राजू को। संध्या ना तो अपने पति की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर की बातों को मानती थी। दोस्तों यहाँ तक कि जो संध्या थी वो किसी का कहा भी नहीं मानती थी और ना ही किसी का कहा सुनती थी। पहले तो राजू सोचता है कि चलो अभी नई नई शादी हुई है तो 1-2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि कोई भी यही सोचेगा। लेकिन दोस्तों जब 2-3 साल का वक्त और गुजरता है तब जो संध्या है वो संध्या राजू और राजू के घर वालों के ऊपर और भी ज़्यादा रौब जमाने लगती है और भी ज़्यादा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि संध्या की माँ जो भी कुछ उसको सिखाती थी, जो संध्या थी वो ठीक वैसा ही करती थी और अपने सास ससुर और अपने पति की बातों को नहीं मानती थी। दोस्तों जो राजू था वो कभी कभी कोई काम उससे कहता भी था तो संध्या उस काम को नहीं करती थी और राजू से कहती थी कि देखो यहाँ पर मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैंने आने के लिए बहुत सारा दहेज दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूँगी। अगर तुमको काम करवाना है तो तुम घर पर एक नौकर रख लो और घर का मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। अब दोस्तों इस तरीके की जो बातें हैं वो संध्या हमेशा राजू से कहती रहती थी। लेकिन राजू हमेशा संध्या को समझाता था और कहता था कि देखो संध्या ये जो घर है वो तुम्हारा है और ज़िंदगी भर तुमको इसी घर में रहना है और इसी घर को संभालना है। अगर तुम इस तरीके से करोगी तो हमारा जो घर है वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम घर का देखभाल नहीं करोगी तो इस घर का देखभाल कौन करेगा, हमारे जो माता पिता हैं वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राजू था वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, ना तो उसका कोई भाई था और ना ही उसकी कोई बहन थी। दोस्तों इसीलिए राजू चाहता था कि जो संध्या है वो उसके माता पिता का देखभाल करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन दोस्तों संध्या अपने सास ससुर को हमेशा उल्टा सीधा बोल दिया करती थी और सेवा करना तो दूर की बात है। दोस्तों जो राजू था वो भी सरकारी नौकरी करना चाहता था और अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरा कर चुका था और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का जो फॉर्म है वो उसको भर चुका था। लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला था, जिस वजह से वो घर पर ही रहता था और अपने माँ बाप का सेवा करता था, अपनी पत्नी की देखभाल करता था, घर का काम करता था और इधर उधर फॉर्म भरता था और सोचता था कि कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। और जाहिर सी बात है कि हर लड़के यही सोचते हैं। दोस्तों राजू के जो पापा थे वो पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे तो उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे से घर का पूरा खर्च निकल जाया करता था
और परिवार के जो लोग थे वो सभी लोग हंसी खुशी रह लेते थे, किसी को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता था, सब कुछ आराम से हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों जो संध्या थी ना, उसका जो जो स्वभाव था वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था और संध्या की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तभी दोस्तों एक दिन जो राजीव है वो संध्या के पास जाता है और संध्या से कहता है कि संध्या देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा जो घर है वो सारा का सारा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाए। आज तुमको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद से तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर नहीं रहोगी। तभी दोस्तों जो संध्या है वो अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ देखो, राजीव उसको ऐसा ऐसा बातें बोल रहा है। तब दोस्तों जो संध्या की माँ थी वो संध्या से कहती हैं कि बेटा तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम वो घर छोड़कर घर वापस अपने यहाँ पर चले आओ, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से जो संध्या है वो राजीव का घर छोड़ देती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। अब दोस्तों दोनों लोग अपने अपने घर पर अलग अलग रहने लगते हैं। संध्या जो थी वो बहुत अमीर घर की रहने वाली थी और उसका जो घर था ना वो बहुत ही बड़ा सा घर था। वो घर नहीं था बल्कि वो एक महल था और दोस्तों उनके पास जमीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा था और संध्या के पिताजी जो थे वो अभी सरकारी नौकरी कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और जो राजीव है वो संध्या को लेने के लिए कई बार उसके घर पर भी जाता है, उसको फ़ोन भी करता है, फ़ोन से बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों संध्या राजीव से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फ़ोन पर बातचीत करती है, उसके फ़ोन का कभी जवाब देती है। अब दोस्तों संध्या अपनी माँ के कहने पर राजीव के ऊपर तलाक का केस डाल देती है और दोस्तों कुछ दिनों बाद उस केस का फैसला भी सुनाया जाता है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों राजीव और जो संध्या है ये दोनों लोग पूरे तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। इधर जो राजीव है वो अपने घर पर अकेले रहने लगता है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिर से भरने लगता है। इधर दोस्तों जो संध्या थी वो अपने माँ के घर पर रहने लगती है, मौज मस्ती करने लगती है, वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। मौज मस्ती करने के साथ साथ वो दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से संध्या की ज़िंदगी जो है अब गुजरने लगी है और दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 5 सालों का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों इन 5 सालों के अंदर जो राजीव है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया था और कई जगहों पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ का रिजल्ट आया था और कुछ का रिजल्ट नहीं आया था। दोस्तों राजीव जो था वो रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहा था, उसको भरोसा था कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका निकल जाएगा। तभी एक दिन उसके घर पर एक लिफाफे में चिट्ठी आती है। दरअसल वो उसका ज्वाइनिंग लेटर था और उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब दोस्तों राजीव एक अच्छा सा सूट पहनकर अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तब राजीव को इंटरव्यू हॉल के अंदर बुलाया जाता है। जब राजीव उस हॉल के अंदर जाता है, ऐसे दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला है और दोस्तों 2 लोग पुरुष हैं। दोस्तों राजीव उस महिला को देखकर बहुत ज़्यादा सहम से जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर राजीव सोचता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया है तो इस नौकरी का इंटरव्यू मैं देकर ही यहाँ से जाऊँगा, ऐसे तो नहीं जाऊँगा। क्योंकि राजीव दोस्तों किसी भी कीमत पर उस नौकरी को पाना चाहता था और जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी इधर उधर बिखर गई थी तो वो नौकरी करना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। दोस्तों जो महिला इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठी थी वो महिला कोई और नहीं थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो महिला संध्या ही थी और संध्या ही वो थी जिससे 5 साल पहले राजीव का तलाक हो गया था। अब दोस्तों जैसे ही राजीव संध्या को एक बार उसको देखता है तो थोड़ी देर तक एकदम से वहां पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाकर वहां पर बैठ जाता है। दोस्तों वहां पर उसका जो इंटरव्यू है बहुत ही अच्छा से जाता है। राजीव सभी सवालों का सही सही जवाब देता है और पूरे आधे घंटे तक उसका इंटरव्यू वहां पर लिया जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तब दोस्तों राजीव इंटरव्यू हॉल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों संध्या दौड़ते हुए राजीव के पास जाती है और उसके पास खड़े होकर राजीव से कहती है कि राजीव तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है क्या? मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, मैं काफ़ी दिन से तुमसे बात करने के लिए सोच रही थी। तब दोस्तों राजीव संध्या से कहता है कि संध्या देखो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तुम बताओ क्या बात है, तुमको जितना टाइम चाहिए तुम मेरा टाइम ले लो, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है?
तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो मैं यहाँ पर खड़े होकर ये बात नहीं बता सकती हूँ, मैं अकेले में बैठकर तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। तब दोस्तों राजीव संध्या को वहाँ से लेकर जाता है एक पार्क में और वहाँ पर दोनों लोग बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। तभी दोस्तों संध्या उसको देखकर रोने लगती है और राजीव से कहती है कि राजीव देखो, हो सके तब मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजीव संध्या को रोता हुआ देखता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये वही संध्या है जो पहले हमेशा घमंड में रहती थी और आज ये मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफी क्यों मांग रही है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये पूरे तरीके से बदल चुकी है। तभी दोस्तों जो राजीव है वो संध्या से कहता है कि देखो संध्या, पहले तो तुम रोना बंद करो, और रही बात माफी की तो देखो मैं तुमको बहुत पहले ही माफ कर चुका हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से आज मुझसे माफी मांग रही हो और मेरे सामने रो रही हो। तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं थी, तुम हमेशा अपने रुतबे में रहती थी, हमेशा अपने घमंड में चूर रहती थी और कहती थी कि तुम हमेशा रानियों की तरह रहोगी, रानियों की जिंदगी जियोगी, घर का काम नहीं करोगी, माँ बाप का मेरे सेवा नहीं करोगी, मेरे बाप का इज्जत नहीं करती थी। लेकिन आज तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में जब तलाक हुआ था तो तलाक होने का जो कारण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ ही मुझसे बोलती थी, इसीलिए मैं तुमसे तलाक ली थी। मेरी माँ मुझसे जैसा सिखाती थी मैं ठीक वैसा ही करती थी। लेकिन 2 साल पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और मेरे माँ के जाने के बाद मेरे जो भैया और भाभी हैं वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे भाव नहीं देते हैं और हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और मेरे पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है। उस समय मुझे ये समझ में आ गया कि मैं जो भी ससुराल में तुम्हारे साथ कर रही थी वो मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी जो माँ मुझे सिखाती है वो सब कुछ सही सिखाती है और मेरी जब माँ जो कहती है वो मुझे करना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मुझे गलत सिखाती थी। लेकिन उसके जाने के बाद हकीकत क्या है मुझे पता चला। मुझे माँ हमेशा सिखाती थी और बोलती थी कि हम लोगों ने तुम्हारी वहाँ पर शादी किया है, तुमको वहाँ पर बेचा नहीं है और तुमको वो लोग वहाँ पर नौकरों की तरह काम करवाना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर दहेज दिए हैं। अगर वो लोग काम करने के लिए बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से बोल देना कि मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी, अगर तुम लोग को काम करवाना है तो तुम लोग यहाँ पर नौकर रख लो। इस तरीके की बात जो है मेरी माँ मुझसे बोला करती थी, इसलिए ये सारी बातें मैं तुमसे बोलती थी। लेकिन आज मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है और इसीलिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तब दोस्तों जो राजीव है वो संध्या की बातों को सुनकर थोड़ा सा सहम से जाता है। तब दोस्तों संध्या राजीव से कहती है कि देखो, उस दिन के बाद से जब मेरे भैया भाभी मेरी इज्जत नहीं करते थे तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक नौकरी में मैंने अप्लाई किया था। और जो नौकरी यहाँ पर कर रही हूँ, जो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, ये नौकरी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी है, ज़्यादा दिन की नौकरी नहीं है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है, बस इतना पैसा मिल जाता है जिससे मैं अपना खर्च निकाल सकती हूँ। अब दोस्तों जो संध्या थी वो राजीव से कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और देखो आज भी मैं अपने मांग में सिंदूर लगाती हूँ। मैं भले से अपने माता पिता के घर पर रहती थी, लेकिन मैं जब तक तुमसे दूर रही हूँ मैं हमेशा तुमको अपना मानती थी और अपना समझती थी। दोस्तों वो कहती है कि वो अलग बात है कि हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हुआ। अब दोस्तों राजीव जो है वो संध्या की इस बात को सुनकर पूरे तरीके से एकदम से पिघल जाता है और राजीव संध्या से कहता है कि देखो, अगर ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अब दोस्तों उस दिन के बाद से राजीव अपना मोबाइल नंबर संध्या को दे देता है और वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और फिर वहाँ से दोनों लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में अक्सर फ़ोन पर कभी कभी बातचीत हो जाया करता था। अब दोस्तों दोनों के बीच में एक बार फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाता है और इस बार जो राजीव है वो खुद संध्या से बोल देता है कि संध्या, क्या हम दोनों लोग फिर से एक बार एक साथ रह सकते हैं। तब दोस्तों जो संध्या है वो राजीव से कहती है कि राजीव देखो, ये बात मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन आज तुम खुद मुझसे ये बात कह रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और माँ के जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा अकेली हुई हूँ, तुम तो जानती हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब दोस्तों राजीव संध्या से कहता है कि हाँ, अगर तुम घर पर आ जाओगी तो मेरे माता पिता भी तुमको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तब दोस्तों संध्या राजीव से पूछती है, उससे कहती है कि हाँ, माँ जी और पिताजी भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके होंगे और अब सही समय आ गया है अपने सास ससुर का सेवा करने का, क्योंकि ज़िंदगी का जो असली सच्चाई है, ज़िंदगी का जो असली
असली मकसद होता है वो मैं जान चुकी हूँ, और जब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी तब तक मुझे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके की जो बातें हैं राजू संध्या की सुनता है तो एक बार फिर से उसके सामने पिघल जाता है, और इस बार फिर से जो संध्या है वो राजू के साथ रहने लगती है और राजू संध्या के साथ रहने लगता है। और दोस्तों जो संध्या है वो राजू के माता पिता यानी कि अपने सास ससुर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और उनका सेवा भी करती है। और कुछ समय बाद राजू जो है उसका ज्वाइनिंग भी हो जाता है और राजू अपनी सरकारी नौकरी भी करने लगता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है, पिताजी का पेंशन भी उसको मिलता था, तो हंसी खुशी परिवार सभी लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।